बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और आज पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ। अब जो इंतखाबात हैं उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अब आपके सामने आ रहे हैं और अभी तक की जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें अभी ये मुकम्मल होंगे। अभी ये गैर हतमी नताइज हैं जिसमें आज़ाद उम्मीदवार भी सामने नज़र आ रहे हैं। एक अच्छी तादाद तवक्को की जा रही है और एक नई पार्टी, मैं नई अब इसलिए कह रहा हूँ कि एक उनका गिलगित में पहला इलेक्शन होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी गैर हतमी नताइज हैं, कुछ सामने आएंगी, साथ साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ये इंतखाबात जब हो रहे हैं तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब एक हफ़्ते से ज़ायद वहाँ पर रहे और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी धुआंधार कैंपेन की। मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर गए, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर कैंपेन करते रहे। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नईर हुसैन बुखारी साहब, उनका आज की स्टेटमेंट है कि फार्म 45 जो है वो नहीं दिया जा रहा, नहीं फ्राहम किया जा रहा। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि जी पुरअमन माहौल में ये इंतखाबात हुए हैं और ये लेकिन सवालिया निशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी भी है उनकी तरफ से ये बात किया जाना, इसको ये बड़ी अहम स्टेटमेंट होगी। आज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पे बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी और मामला क्या चल रहे हैं, किस तरफ जा रही है बात। और कोयटा में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को उनके ऊपर तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई, फेंका भी गया, लेकिन फिर हुआ क्या, वहाँ पर एक लड़के ने आगे बढ़कर उनकी जान बचाई और फिर वो सारा मामला हुआ क्या था एक्चुअल, ये सारी बातें भी जो हैं आज के शो में करेंगे। आगाज़ करते हैं GB इलेक्शन से। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ शफकत अब्बास जवान साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमें सुबहान सुहेल जो हैं हमारे नुमाइंदा GB में जो मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि अपडेट्स लें और आपके सामने रखें। सुबहान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप बता पाएंगे कि उस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या माहौल है, क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल सर, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मेरे ख्याल में सुबहान की जो आवाज़ में मसला आ रहा है और ये पहले भी शिकायत हो रही थी कि शायद वहाँ पर सिग्नल्स का कोई मसला आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं पूछ लेता हूँ हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं कि ये आपकी हुकूमत है वफाक में और फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जो कह रहे हैं जी फार्म 45 नहीं दिया जा रहा। और ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं GB इलेक्शंस के ऊपर, आप क्या कहेंगे कि क्या ये बिल्कुल सबको स्पेस मिली, ये पुरअमन रहे और सबको एक जैसा मैदान मिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूख भाई मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक सियासी जमातें हैं, नज़रियाती इख्तलाफ है। ये एक लार्जर लेवल पे डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तान में उसको पनपने के लिए इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक इत्तेहादी के तौर पर ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा कि सकर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में इनका कोई फॉर्मल इत्तेहाद नहीं हुआ। तो दोनों पार्टीज़ ने कैंपेन चलाई, आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद के अंदर उठे। और असल चीज़ तो ये है कि मीडिया क्या गवाही दे रहा है, वहाँ के लोग क्या गवाही दे रहे हैं, वहाँ के जो नुमाइंदगान, जो उम्मीदवारान हैं वो क्या गवाही दे रहे हैं। वो तो हर तरफ इस अपना चीज़ का ऐलान है कि इंतहाई पुरअमन माहौल रहा। और हत्ता कि आप ये देखें कि पूरी कैंपेन के दौरान भी कोई खुदा न खास्ता वायलेंस का, कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई किसी किस्म का आपस के अंदर कोई एक दूसरे के साथ कोई टकराव का वाक़या वो पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की भी रिपोर्ट है कि बेहतरीन और बड़े ही पुरअमन अंदाज के अंदर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इतना उनका ज़हनी इर्तिका हो चुका हुआ है कि आगे की सिमत लोग जा रहे हैं, एक मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और सियासी जमातें भी कर रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मौके पर एक वावेले के अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़, शायद उनको मेरा ख्याल है कि इस बात पर यकीन हो गया है कि वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगे या जीत नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक अपना एक
अपना क्या कहते हैं कि वो एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपको लग रहा है कि नून की हुकूमत आ रही है इसलिए सारे बयान दिए जा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता। ये तो इलेक्शन के एक जो रिजल्ट के बाद इस बात का तयन होगा कि हुकूमत PMLN की आएगी, पीपल्स पार्टी की आएगी या दीगर जमातें जो मैदान के अंदर है उनकी आएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के बयानात देना बिल्कुल खिलाफ वाक़या है और इनको एहतियात करनी चाहिए। और ये खुद मानते हैं। आज मैं अभी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इंतहाई पुरअमन हालात के अंदर, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब उनके बड़े सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि इंतहाई पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, कोई ऐसे मामलात ख़राब नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट फेडरल गवर्नमेंट को भी जाता है, इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को भी जाता है कि जिन्होंने पुरअमन इंतखाबात को GB के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यकीनी बनाया। चलें, ठीक हो गया। शफकत अवान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बताइए कि GB के हवाले से ये पीपल्स पार्टी के ऊपर तो तबसरा आ गया, आपके भी लोगों को वहाँ से भेज दिया गया, कैंपेन करने में कुछ मसाइल आए या नहीं आए, या ओवरऑल कैसा रहा ये इंतखाबात का माहौल? ठीक था? देखें जी, सबसे पहले तो बड़ाई साहब आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और मुझे मौका दिया। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आज तस्लीम कर लिया कि ये फार्म 45 और फार्म 47 वाली जो गेम पिछले 3 साल से इस पाकिस्तान में खेली जा रही है, आज उन्होंने एडमिट कर ली। हालांकि अलाइज हैं गवर्नमेंट के, इनके साथ गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सारा कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, सदर भी उनका, सेनेट में भी चेयरमैन उनका, गवर्नर भी उनके, कोई 1-2 सूबे भी लिए बैठे हैं। यही तो बात हम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से कि भाई इस मुल्क में ना तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ना फ्री एंड फेयर अदालतें अपने फैसले सुना रही हैं, ना फ्री एंड फेयर कोई इदारा काम कर रहा है। तो चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी लार्ज पार्टी है, उन्होंने भी एडमिट कर लिया। ये वक्त आएगा कि सारे इस बात को दोहराएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था असल में वही बात ठीक थी। हम सब ने मिल के ये मानेंगे एक दिन कि हम सब ने मिल के जमहूरियत का कत्लेआम किया, हम सब ने मिल के आइन पर वार किए, हम सब ने मिल के जो है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट उसके वक़ार को हमने कम किया। इस वक्त आएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। एक प्रोग्राम में मंदोखेल साहब थे कल मेरे साथ, तो उन्होंने भी माना कि क्या कुछ हो रहा है। आज उनके सेक्रेटरी जनरल का भी आ गया स्टेटमेंट। तो एक तो चले खुशाइंद बात है कि ये रियलाइज हर कोई कर रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आपका मौक़िफ़ और उनका एक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखें, हम तो एक जी नहीं, ये मौक़िफ़ हमारा जो है ये तो चला आ रहा है पिछले 2.5 साल से, लेकिन लोग जुड़ेंगे हमारे मौक़िफ़ के साथ, क्योंकि सच के साथ आखिर सच नहीं रहना होता है, बातिल ने कब तक अपना असर रखना होता है, मिट जाता है बातिल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, एक सिवाय बैरिस्टर गौर साहब को, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं और बड़ा नरम बोलते हैं। उनके अलावा तो अच्छा हमारे किसी लीडर को वहाँ सलमान राजा साहब कौन सा बुरा बोलते हैं भाई? इसका मतलब गौहर रहमान साहब, सलमान राजा साहब को भी किया गया, जुनैद अकबर को भी किया गया। अच्छा बोलते हैं लेकिन थोड़ा जी, क्या सलमान अकरम राजा साहब को जाने दिया गया? मैंने कहा उनको भी भेजा गया वापस, जुनैद अकबर साहब को भी भेजा गया वापस। हेलो, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो क्यों भेजा गया कि वो अच्छा तो बहुत बोलते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं और सख्त बोलते हैं। तो वो सारे लोग जो सख्त बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं उनको तो वहाँ नहीं जाने दिया गया। तो एक और दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ साहब से लेकर पूरे वज़रा जितने भी थे, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अमीर मकाम साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, वो पूरी कैंपेन वहाँ पे चला रहे थे। कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ वज़रा को इजाज़त होती है कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं? पाकिस्तान पार्टी को भी मौका दिया गया। ये पूछते हैं, ये आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया, ये पूछते हैं इनसे। मैं नुमाइंदा जो GB हैं हमारे, मैं उनसे चाह रहा हूँ मैं आखिरी बात कर लूँ कि आज पूरे दिन का जो माहौल था वो हर किसी ने देखा। अब रिजल्ट जो है वो बेशक आ जाएं 9 फरवरी वाले, लेकिन जो 8 फरवरी वाला
पाकिस्तान में रिजल्ट था वही आज का रिजल्ट है। हाँ, कल को कुछ और हो जाए, चेंज कर दिए जाएं रिजल्ट, तो वो और बात है। अदरवाइज कम अज कम भी 17 सीटों पे, 16 से 17 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। सुभान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो ज़रा बताइएगा क्या माहौल है, रिजल्ट्स कहाँ तक हैं और कौन से जो हैं हल्के जो हैं वो तगड़ा मुकाबला कहाँ पे है? जी सर, बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला अस्तोर है, जिसके GBA 14 हल्का 2 अस्तोर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 हल्के लगते हैं, GBA 13 अस्तोर 1 और GBA 14 हल्का 2 अस्तोर। यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों से इलेक्शन की काफ़ी गहमागहमी रूज पे थी। सुबह 8 बजे बाकायदा इलेक्शन पोलिंग का दिन शुरू हुआ और अभी तकरीबन अक्सर पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हुए हैं। तो अब तक के जो नताइज आए हैं सर, मेरे 2 हल्कों के पास में अब तक जो है अस्तोर हल्का 2 में इस्तेकाम पाकिस्तान के जो शमसुल हक लोन साहब हैं वो 3509 वोट के साथ आगे हैं। दूसरे नंबर पे राना मोहम्मद फारूक साहब हैं 3390 वोट के साथ, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्बास मुसवी साहब हैं ये 2642 वोट के साथ। ठीक है, वैसे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है सारा दिन? माहौल ठीक रहा? कुछ शिकायत इस तरफ से, दूसरी तरफ से मामलात कैसे रहे, उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि आप अपडेट करें। अच्छा सर, यहाँ पे नंबर 1 तो पहली बात तो ये है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ना PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की गई है। यहाँ पे साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का भी इसी हल्के से ताल्लुक है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ हल्का 1 अस्तोर GBA 13 में। तो उसने अपनी वालिदा को टिकट दिया था PTI का। तो पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने बाकायदा उसके खिलाफ एक नोटिस भी जारी कर दिया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा क्यों उठा के कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वालदा को कहा गया। जी, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस भेजा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा क्यों उठा के आप कैंपेन कर रही हो। तो उस हल्के से क्या अपडेट है? जो खालिद साहब की वालदा हैं उनकी क्या पोजीशन रही, अभी क्या नताइज बता रहे हैं? अभी तक सर खालिद खुर्शीद साहब की वालिदा जो है पहले नंबर पे है उस हल्के से, तकरीबन 4200 वोट के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं मौलाना फरमान साहब, वो 3900 कुछ वोट के साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं फहद हनीफ साहब। ठीक है, चलें, ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो ख़ास तौर पे 1 है, हल्का 1 है गिलगित का, ये अहम है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन हैं जो अभी तक जो पहले नंबर पे आ रहे हैं, जो अभी तक के गैर हतमी नताइज हैं। और दूसरा हल्का है GB का 2 गिलगित, इसमें हाफिज़ुर रहमान साहब, हाफिज़ुर रहमान साहब नून लीग के, ये पहले नंबर पे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले दूसरे नंबर पे। इन दोनों हल्कों की ख़ास बात ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अमजद हुसैन साहब, ये वहाँ के सूबाई सदर भी हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वहाँ से विन करती है तो इनके ये वज़ारत आला के इनके चांसेस। और दूसरी तरफ हाफिज़ुर रहमान साहब का अगर मैं हल्के की बात करूँ तो वहाँ भी यही है कि हाफिज़ुर रहमान साहब पहले वज़ीर आला रहे हैं GB के, और उम्मीद यही की जा रही है अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो फिर ये वज़ीर आला के कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसी तरह हम अगर आगे बढ़ें तो इस दफ़ा मैंने बताया था आपको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनकी भी आवाज़ आ रही है, और ये दयामर का हल्का है जहाँ से हाजी गुलबर खान जो हैं IPP के, ये नंबर 1 पे आ रहे हैं। GBA 18 ये हल्का है, और गुलबर साहब जो थे ये लास्ट टाइम अभी जो हैं ये वज़ीर आला थे, खालिद खुर्शीद के बाद ये वज़ीर आला बने थे, तो फिर इन्होंने IPP ज्वाइन कर ली और फिर ये पूरी कैंपेन हुई। चलें अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाफिज़ नुमान साहब, ये आपने बातें सुन ली हैं, वहाँ का नुमाइंदा भी कह रहा है कि जब वहाँ के खालिद खुर्शीद साहब की वालदा को भी उन्होंने कहा जी PTI का झंडा क्यों उठाया, तो एक तो ये कि भाई निशान, वो कहते हैं कि आपने फिर से हमारे साथ निशान वाला काम कर दिया। दूसरा ये है कि हमारे क्या मुस्लिम लीग नून के लीडरों को भी निकाला गया वहाँ से, किसी को कहा गया हो कि भाई तुमने ये नहीं किया था, चलो भाई या NOC नहीं ली है, आपको भी यहाँ से गिलगित से बदर किया जाता है, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आपके इल्म में है कि पहले ही दिन से वहाँ के लिए इलेक्शन कमीशन ने कवायद व ज़वाबित और प्रोटोकॉल्स तय कर दिए थे।
कल अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए GB के अंदर, वहाँ पे उन्होंने खिताबात किए, तो वो भी NOC उन्होंने पहले हासिल किया वहाँ जाने के लिए, और उसके बाद उनको, तो मैं ये समझता हूँ कि ये, मैं पिछले कई प्रोग्राम्स के अंदर यही बात आ रही है बार बार कि जी फ़लाँ को रोक लिया, फ़लाँ को जाने दिया, तो इसमें बड़ी वाज़ेह चीज़ है। गौहर रहमान साहब ने, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, रुकने असम्बली हैं, उन्होंने बाकायदा NOC हासिल किया। बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने बाकायदा NOC हासिल किया और वो वहाँ पर चले गए। जितने भी हमारे यहाँ से हमारी क़ियादत गई है, हमारे लोग कैंपेन के लिए, हत्ता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, वो भी NOC के साथ वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं, हर एक ने बड़े आज़ादाना तरीके से। तो मेरा ख्याल ये है तो ये जिन लोगों के साथ इस तरह हुआ उनके पास NOC नहीं था। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने ना रवैयों में जमहूरी अंदाज पैदा करना चाहिए और जो कानून की पर अमलदारी को यकीनी बनाना चाहिए, जिसके ऊपर इनका अब यकीन नहीं है, क्योंकि ये वायलेंस पर यकीन रखते हैं, ये जलाओ और घेराव पर यकीन रखते हैं। और हकीकत ये है कि जो ये इन्होंने बात करते हैं कि जनाब ये अपना वोट का जो तकद्दुस, तो वोट का तकद्दुस उस दिन पामाल हुआ था जब RTS बैठ गया था 2018 के इलेक्शन में, और जिस तरह अवामी नुमाइंदों को डिस्क्रेडिट कर दिया गया था, और पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह उस इलेक्शन के अंदर एक फैब्रिकेशन की गई और एक ऐसी पार्टी को जो एक सीट के साथ जीतती थी उसको मुल्क की अक्सरियती पार्टी बना दिया गया। दोबारा ऐसा तो नहीं होगा ना, आपने दरवाजे बंद कर दिए RTS के? देखिए बात यह है कि RTS वाला सिस्टम खत्म हो गया। ये असल चीज़ है कि फरूख भाई, इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित और रूल्स के ऊपर तमाम जो है ना जी पार्टीज़ की जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अपने रवैये ठीक करें, अपने अंदाज को ठीक करें इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि वहां पर PTI के कौन से उम्मीदवार हैं हमें इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार में किसी का कोई निशान है, किसी का कोई निशान है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब लोकल पॉलिटिक्स के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जी फलां झंडा उठाना अलाउड नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो आपका कसूर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है शफकत भाई, ये एक तो बात ये है कि देखिए ना, अब सलमान अकरम राजा इतना बड़ा नाम पाकिस्तान की वकालत का, तो NOC नहीं लिया, और ये पता ही नहीं है कि अगर किसी ने वहाँ जाना है और कैंपेन करनी है तो ये इलेक्शन कमीशन के कवायद हैं। कोई हाफिज़ साहब बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लिया, बिलावल भुट्टो साहब ने NOC लिया, बैरिस्टर गौहर साहब ने NOC लिया, तो ये जुनेद साहब और सलमान साहब से ये क्या भूल हुई कि उन्होंने ये NOC नहीं लिया वहाँ पर? देखें, सब ने NOC के लिए अप्लाई किया, सब ने अपनी कोशिशें की, लेकिन NOC भी इनकी मर्ज़ी से जारी होता है, रिज़ल्ट भी इनकी मर्ज़ी से जारी होते हैं, और अदालतों के फ़ैसले अप टिल सुप्रीम कोर्ट भी इनकी मर्ज़ी से जारी होते हैं। जो मुल्क में लाकानूनियत है, वड़ैच साहब, अल्लाह ना करे, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जुल्म का माशरा कभी कायम नहीं रह सकता, कुफर का तो रह सकता है, लेकिन जितना जुल्म इन्होंने बढ़ा दिया है, देखें जिस मुल्क में अदालत ही ना हो, और सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी मुल्क की, जब वो ही ना प्रॉपर काम कर रही हो और जब वो ही अपने आज़ादाना फ़ैसले ना दे रही हो, तो आप क्या समझते हैं वो मुल्क खुशहाल होगा, वो मुल्क आगे चलेगा, उस मुल्क में तरक्की होगी? मैं वकील हूँ, पिछले 22 साल से इस शोबा से मेरा तल्लक है, और खुदा की कसम शर्म आती है अदालत का नाम लेते, इंसाफ का नाम लेते। ये क्या बातें करते हैं मेरे भाई NOC, और ये क्या बातें करते हैं? इनको नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। आप लोगों ने अप्लाई किए थे लेकिन मिले नहीं, वर्कर से लेकर लीडरान तक क्या भुगत रहे हैं? अप्लाई किए थे NOC सलमान राजा साहब ने, लेकिन मिले नहीं। ये RTS की बात करते हैं, RTS की बात करते हैं, RTS ज़रूर बैठाया होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 से 20 सीटें कम की गई थी कि सिंगल लार्ज पार्टी बन के ना आए। और ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये मेरे भाई सिर्फ हलफ उठा के कह दें, ये कुरान पाक अपने हाथ में रखें और ये कह दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं, मैं अपनी सीट से रिज़ाइन कर दूंगा। ये कुरान पाक लें और ये रखें अपने हाथ में और कहें कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो जीते हुए हैं। और मेरे भाई, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के RO को रातों रात हटाया, उसको मजबूर किया, लेकिन उस बंदे ने रिजल्ट आपको नहीं दिया और आपने 11 बजे उसे किक आउट किया, और दूसरा बंदा ला के आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब का रिजल्ट लाहौर से फेंक लिया। अब ये आप क्या कहते हैं? आपको किसने कमेंट कर दिया है? अगर मियाँ नवाज शरीफ, हाफिज साहब की बात सुन लेते हैं, आपने कमेंट कर दी है। शफकत अवान साहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल
बिल्कुल ये बजा ले है, कुरान पाक सर हाथ आंखों में के ऊपर और है, उस पे हाथ रखें और कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं। शफकत अवान साहब, आपको वो दौर याद नहीं है जब 36 महीने लोगों को मेरी चक्कियां बात पिसवाई गई और जेलों में डाला गया, चलते ही नहीं है। और आप मुझे बताएं कि जो खवातीन की बेतौकीरी आपके दौर के अंदर की गई और खवातीन पर जो यहीं पे हाथ तोड़े गए, ये कुरान पाक हाथ में मैंने रखे ब्रेक पे और जाना है, कहें ये कि बता दें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाली जीते हुए सीट पे ये बार बार कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं इस पर पहले तो शफकत अवान साहब जो है ना जी, जब इन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इनको ना सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, ना हाई कोर्ट्स पे एतमाद है, कोर्ट्स पर, मेरा ख्याल है ये पहले तो अपना जो है इस्तीफ़ा पेश करें उसके अंदर से कि मैं बार से रिज़ाइन करता हूँ, और ये अपना जो लाइसेंस है उसका ये एहतजाजन सबसे पहले तो फिर बार से ये रिज़ाइन करें ना, क्योंकि इनको तो अपना जो जिन कोर्ट्स पर इनको एतमाद नहीं है उस पर तो ये पेश ही नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर इनको एक नई तहरीक शुरू करनी चाहिए जिसके अंदर अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करें, बजाय इमरान खान साहब की रिहाई या उनसे मुलाकात भाई आप मेरी बात पे आए ना, एक नई तहरीक शुरू करनी चाहिए। मैंने आपके लीडर की बात कर दी है, देखिए आप सिर्फ उस पे आ जाएं, छोड़ दें सारी बातें। जी जी, आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें बात ये है कि अभी आपने बड़ा एक वाज़े, मैंने एक बड़े डिसेंट अंदाज के अंदर इनको बताया है कि उन्होंने जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने एनओसी हासिल की है, जो अब इनके जो कायदीन ने एनओसी हासिल किया है उन पर भी एतराज़ है कि उन्होंने एनओसी क्यों लिया है। तो बात यह है कि पहले तो अपनी सफ़ों के अंदर जो इंतशार है वो ख़त्म करें, जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म करें। आपकी लीडरशिप आपस में लड़ रही है, आपकी लीडरशिप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दस्तों गिरेबान हो जाती है। मैंने सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, आप मेरी एक बात का जवाब दे दें। जो पार्लियामेंटियरियंस दस्तों गिरेबान हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर, मेरे सामने मेरी बात का जवाब दे दें। मेरा ख्याल ये है कि अपनी पहले लीडरशिप को अपना आपका एक मौक़िफ़ होना चाहिए, इनसे उस बात का जवाब ले लें, सारे मसले हल हो जाएंगे। में ये मसला ये है, थोड़ा सा मुझे भी इसलिए डर लग रहा है कि आपने फिर उन्हें कहा कुरान पाक लेके आ जाएं, बड़ा सियासी मामलात हैं कि वो मुनासिब नहीं लगता कि ये वैसे ये कह देंगे अगर आप चाहेंगे। मैं ये सियासी मामला ही नहीं है, ये मामला सियासी बिल्कुल नहीं है, ये हक का मामला है, और जहां हक और सच हो वहां बिल्कुल कुरान पाक उठाने में कोई हर्ज नहीं है, जहां पे झूठ हो वहां पे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। और अगर कुरान पाक उठाने से पूरी कौम का मसला हल होता हो तो जरूर उठाना चाहिए। ये अपना इलेक्शन लड़े थे, ये कैसे किसी चीज की तस्दीक? देखिए मैं इसमें गुजारिश ये है, अच्छा चलें कि आप वड़ाई साहब आपने गुंजाइश दे दी है उनको, तो मैं क्या करूं? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारे शो में आप दोनों आए ना, मेरा फर्ज है आप दोनों को गुंजाइश दें। पहली बात ये है कि ये इस बात के बड़े का इन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल इन्होंने और उनका एक जो कहा हुआ जो हमारी सर आंखों पर है, इन्होंने कहा कि जी जुल्म की जो हुकूमत है, तो मुझे बताएं कि ये जो जुल्म की हुकूमत किसकी थी? जो इन्होंने जुल्म की मिसालें रकम की हैं 2018 में, और इनका जो लीडर था जो कहता था मैं इनके पंखे बंद करूंगा, मैं इनके खाने बंद करवाऊंगा, और आज वो खुद उसी चक्की में पिस रहा है, आज वो खुद उसी चक्की के अंदर पिस रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मकाफात अमल का शिकार हो गए हैं, ये मकाफात अमल का शिकार हो गए हैं, और इनको मैं चलें शफकत भाई, एक मिनट मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ मामला आता है, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप लोगों का कमेंट ले लूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम जीबी इलेक्शंस की बात कर रहे थे और इस पे मैं ज़रा आपकी दोनों की राय चाह रहा हूँ। शफकत भाई, आप ज़रा ये बता दें कि अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे आप लोग उन्हें कबूल करेंगे ना? देखिए, रिजल्ट हम ज़रूर कबूल करेंगे अगर वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ठीक यही बताती हुई। तो अगर वहाँ पे सरेआम धांधली की गई, रिजल्ट चेंज किए गया, तो हम क्यों कबूल करेंगे? और अगर फ्री एंड फेयर हुए, जो कुछ लोगों ने वोट डाला वही गिना गया, वही रिजल्ट आए, तो हम ज़रूर कबूल करेंगे। हम बिल्कुल भी कोई ये ज़हन बना के नहीं बैठे हुए कि हमने कहना है कि जी नहीं बिल्कुल ही रिजल्ट हमने कबूल नहीं करने, लेकिन हम ज़रूर कबूल करेंगे अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक रिजल्ट आएंगे, वहाँ पर ये लोग गवाही देंगे कि जी नहीं ऐसे ही वोट डाला था जैसा निकला है, तो ज़रूर कबूल करेंगे। लेकिन पार्टी की रिपोर्ट्स क्या थी? छोटी सी बात आपको कर दूं कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, मैं छोटी सी मेरी बात सुन लें। सरगोदा में एक ना ज़िमनी इलेक्शन हुआ है पिछले दिनों में, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाईकाट था, कोई बंदे निकले ही नहीं। टोटल 15 से 17 हज़ार वोट कास्ट हुआ है उस हल्के में। मैं फिरता रहा हूँ उस हल्के में। एक ऐसा भी गाँव था जहाँ पे वहाँ पे के MNA है हमारे, तो उन्होंने उस गांव को सारों को कहा कि वोट नहीं डालना, तो कोई बंदा वोट नहीं डालने आया।
तो वहाँ पे हुआ क्या कि जीतने वाले को 70,000 दे दिए, एक डमी कैंडिडेट था उसको 12,000 दे दिए और वहाँ पे 1 लाख वोट कास्ट करवा दिया। और वो गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 800 की कास्टिंग शो कर दी, जहाँ पे हार्डली कोई 2 वोट कास्ट हुए होंगे। तो अगर ऐसे रिजल्ट आएंगे मेरे भाई तो हम क्यों बड़े साहब उनको कबूल करेंगे? अगर वाकई जेन्युइन कोई रिजल्ट आएंगे जो लोगों ने वोट डाले हुए होंगे तो जरूर कबूल करेंगे। आपकी उम्मीदें क्या थी? पार्टी में क्या डिस्कशन हुई है? यानी आप लोगों को क्या उम्मीद थी वहाँ से? देखिए, मैं वहाँ पे इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, अभी तक वहाँ पर 3 हुकूमतें बनी हैं। जो पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, फेडरल की यहाँ पर हुकूमत थी, वहाँ बनी। सुन लें सर, एक मिनट सुन लें। दूसरी हुकूमत वहाँ पर नून की थी, फेडरल में नून की थी तो वहाँ पे थी। तीसरी हुकूमत 2020 में फेडरल में पीटीआई की थी, वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई थी। आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं? वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि रिपोर्ट्स आपकी क्या कहती हैं? मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। मैं समझ गया था आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि 2024 के इलेक्शन के बाद डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। अब जो आप सोच रहे होते हैं, जो सामने नज़र आ रहा होता है, वोटर ऐसा नहीं है। वोट देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं। 8 फरवरी को मैं भी नहीं सोच रहा था मुझे इतने वोट पड़ जाएंगे। मेरे दोस्त भी इतने नहीं सोच रहे थे कि इस हद तक लोग हमें आकर वोट डाल देंगे। ना हमारा निशान था, ना कैंपेन थी, ना एजेंट थे, ना कोई तो आपका कमेंट आ गया शफकत भाई। में आप देखें ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे भी वाज़ अक्सरियत में जीत रही है। हमारे ख्याल में हमें वहां से 15 सीटें मिलनी चाहिए। चलें, ठीक है। हमें बात करनी है ज़रा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे भी। वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी थी, फिर उनके मुतालबात थे, इनके मुख्तलिफ नशिस्तें हुई हुकूमत के साथ, लेकिन फिर अब इन्होंने 9 जून को कर रखा है, लेकिन इनको कल अदम भी करार दे दिया गया। ये असल में मुतालबात है क्या नतीजा इसका निकल सकता है, और इस वक्त सूरत हाल क्या है आज़ाद कश्मीर की? तो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि ये जो मुतालबात हैं, ख़ास तौर पे एक मुतालबा तो ये भी है कि भाई ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं ये ख़त्म की जाएँ, इससे हुकूमत गिराई जाती है या लाई जाती है। तो ये ज़रा बताइएगा किस हद तक ये दुरुस्त है और मसाइल क्या हैं वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि ये बात ज़रूर ध्यान में रखने वाली है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में 2023 से जब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, ये लोग 2-4 मुतालबात लेके निकले थे जो हुकूमत ने पूरे कर दिए। फिर कुछ दिनों बाद निकले सड़कों पर और तो 2-4-5 मुतालबात का इजाफा किया। फिर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो पूरे कर दिए। फिर बढ़ते बढ़ते अभी आखिरी जो राउंड, ये पिछला जो राउंड चला है, इस राउंड में इनकी एहतजाज के दौरान कोई 15-20 लोगों की जानें ज़ाय हुई और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ज़ाय हुई, और वो मुकदमात भी इन्होंने मुतालबा किया कि हमारे माफ़ कर दें, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद ने माफ़ कर दी। अब जो आखिरी बार ये इस राउंड में निकले हैं तो ये 38 मुतालबात लेके निकले हैं, जिनमें से 35 के करीब मुतालबात ऐसे हैं जिनके नोटिफिकेशन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकराती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने मीडिया को दिखाए हैं। इत्तेफाक से मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो 2-3 मुतालबात उनके जो रह गए, उनमें एक मुतालबा यह है जिसका आपने जिक्र किया कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें पाकिस्तान में, इनको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये इस बात पर ठंडे दिल से गौर करने की ज़रूरत है, एजुकेट होने की ज़रूरत है कि मुहाजिरीन कौन है, क्या है, इनकी क्या अहमियत है, इनके होने और न होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। एक तो बात यह है कि ये मुहाजिरीन वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है, बेस कैंप की हुकूमत, जिसे इनकलाबी हुकूमत के तौर पर 24 अक्टूबर 47 को कायम किया गया, उसमें 6 रुकनी काबीना थी, और 6 रुकनी काबीना में 5 महाजर वजीर थे। एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के साथ था, कर्नल शेर अहमद खान, और बाकी जो है वो सारे के सारे लोग महाजर थे। इनकी अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त हमारी बानी क़यादत मौजूद थी, जिस वक्त हमारी आज़ादी दिलवाने वाली क़यादत मौजूद थी, और हिंदुस्तान को निकालने के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मार के निकालने वाले लोग क़यादत में मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर 6 आदमियों की काबीना होगी तो 5 महाजरीन होंगे। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये महाजरीन जो है कुछ शौक से, खुशी से नहीं आए, हिंदुस्तानी फौजी जबर के नतीजे में पाकिस्तान में आके आबाद हुए हैं, और आज तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो अभी आबाद हुए कोई नहीं हुए। तीसरी बात यह है कि ये जो मुक़द्दर कश्मीर है, मसला कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की मॉरल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है।
मॉरल और डिप्लोमेटिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली कश्मीरियों के हक खुद इरादी की बात करता है। जब आप जम्मू और कश्मीर के अवाम की हक खुद इरादी की बात करते हैं तो उसमें आज़ाद कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, श्रीनगर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या माजीन हो, इनमें से किसी एक हिस्से को भी आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि सारी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों का हक खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है। इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल। जब आप किसी तबके को रियासत जम्मू और कश्मीर के किसी हिस्से या उसके लोगों को वोट के हक से महरूम कर देंगे तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आप जो इंटरनल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसे इनकार कर रहे हैं। जब आप उससे इनकार कर देंगे तो आलमी तौर पर जो आपका मुकदमा है वही खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, उसकी बुनियादें हिल जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये बड़ा ही अहम बात है। सरदार अतीक साहब की नज़र है, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म रहे। हाफिज़ नुमान साहब, मैंने वक्फा लेना उससे पहले मैं चाह रहा हूँ आपकी राय आ जाए। शफ़क़त साहब कह रहे हैं हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है गिलगित के हवाले से, हम कोई ऐसे तंग दिल वाले नहीं हैं, बस ये है कि शफाफ इलेक्शन नज़र आना चाहिए, तो फिर तो हम कबूल करेंगे, कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी हो। आप भी ज़रा तबसरा फरमा दें, फिर ब्रेक पे जाना है हमने। बिल्कुल, मैं शफ़क़त आवान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, और मेरा ख्याल है कि ख़ुद शफ़क़त आवान साहब भी बताएंगे, और जिस तरह अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से भी बताया कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कोई वायलेंस नहीं है, कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा नहीं हुए। आज का पूरा दिन भी इंतहाई पुरअमन गुजरा। मीडिया ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया है, मीडिया पूरे, और फिर मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त वहाँ पर फोकस्ड है, और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद है। मेरा ख्याल है कहीं से कोई इस तरह की नून भी इलेक्शन हार जाए तो आप मानेंगे? बिल्कुल। अब हम समझते हैं कि जो भी इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा, जो इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा एतमाद है, जो भी रिज़ल्ट आए वो मेरे ख्याल मानना भी चाहिए, और ये एक ट्रेंड पैदा होना चाहिए कि ओपन हार्टेडली जो है इसको तस्लीम किया जाए, ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उमंगें हैं और उनकी तवक्कुआत हैं कि उनके ऊपर उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इलाके जो हैं, जिस तरह भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक बेहतरीन मोटरवे बनाने का ऐलान किया है, और हकीकत ये है कि इससे पहले भी जो गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल ठीक है, आप मिलियंस में लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दोनों पार्टियां कहती हैं जी कबूल किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला। बहरहाल दूसरा है, अभी नताइज आ रहे हैं गैर रत्मी, देखते हैं कि मुकम्मल जब रिजल्ट होते हैं तो क्या होता है। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बलोचिस्तान में कोयटा में ये आया, एक पेश आया बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, इस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, वहाँ पे उन पे तेज़ाब फेंका गया, और वो तेज़ाब फेंकने वाले के साथ उसके बाद क्या हुआ, ये इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आई, ये वाक़या जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये चल रहा है, इसकी हकीकत क्या है। बायजीद खान खरोटी हैं हमारे साथ कोयटा से, बलोचिस्तान से। आप सहाफ़ी हैं और आपने इस वाक़े को भी कवर किया, आप वहाँ पर भी गए, तो ज़रा बताइएगा खरोटी साहब, ये कहाँ का वाक़या है, किस हॉस्पिटल का, और असल हुआ क्या? जी बहुत शुक्रिया वड़ाज साहब। ये वाकया कल नहीं परसों रोनमा हुआ था सुबह के टाइम, जब एक लेडी डॉक्टर हैं जो कि सर्जरी वार्ड में उनकी ड्यूटी है, वो एक रूम में है जिस रूम को उन्होंने ताला लगाया हुआ था, मतलब कुंडी लगा करके वो अंदर बैठी हुई थी। तो वहां सिविल अस्पताल में एक मुलाजिम, अब बाद में ये मालूम हुआ कि वो मुलाजिम भी नहीं है, वक्ती तौर पे किसी की जगह ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, लिफ्ट ऑपरेटर है। वो आते हैं, वो उस जिस कमरे में डॉक्टर साहिबा बैठी है वहां नोक करता है उस पे। वो जब डॉक्टर साहिबा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इसकी जेब में जो तेजाब होता है वो तेजाब उसके चेहरे पे फेंक देता है, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर की ज़हनत बनती है, उसमें तरह तरह के तबसरे होते हैं। और जब यंग डॉक्टर्स जो है वो धमकी देते हैं कि जी अब अस्पताल बंद करेंगे, चलने नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में हुकूमत इतने प्रेशर में आ जाती है कि जिस तरह की तहकीकात तफ्तीश का तकाजा हालात कर रहे थे, उससे हट करके ये सब कुछ हुआ। उस लड़के को जो इस वाक़े में मुलविस है, उसकी मोबाइल के जरिए उनको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है पुलिस की जान। अच्छा, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलें, ठीक है। फिर क्या हुआ? आप बता रहे थे कि पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने
जब ये लड़का पुलिस के बकौल, पुलिस के कल डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पुलिस के बकौल की जी उन्होंने जो आबाई इलाका है नोशकी, जिला नोशकी, वहां वो लड़का जो था वो किसी बस में या वैगन में सवार होने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उनको घेर लिया है। तो पुलिस ने उनको असला डालने की उन्होंने पुलिस पे पिस्टल तानी, जिसमें 4 अदद, पुलिस के मुताबिक 4 अदद जिंदा गोलियां थी। पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो हलाक हो गए। अब ये हलाक होना, इसमें बड़ा साहब 2 बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो इस जो मुलजिम था जिसको हलाक कर दिया गया, जिसको पुलिस मुकाबले में मारा गया, एक बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं, कोई पुलिस मुकाबला हुआ क्या? उसने हमला किया पुलिस पे या बस पुलिस ने मार दिया? क्या हुआ? कल डीआईजी के बकौल, डीआईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीआईजी ने ये बताया कि जी वो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, पुलिस ने उन पे जवाबी फायरिंग करके उनको मार दिया। अब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपके, चूंकि क्वेटा सिक्योरिटी जोन है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेटा की पुलिस, जिन्होंने जो पुलिस एहलकार हैं, जिन्होंने बड़ी सी जैकेट डाली हुई है, बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई है, और वो सामने एक शख्स को जिसके पास पिस्टल है उसको रोक नहीं सकते, उसको गैर मुसल्ला नहीं कर सकते, या उनकी टांगों में गोली मार करके, या किसी ऐसी जगह जहां उनकी उसकी जान नहीं जाती, तो वाकया हुआ क्यों छोटी भाई? ये वाकया क्यों पेश आया? खातून पे क्यों तेजाब फेंका गया? यही देखिए, ये जो 2 सराग है, या तो जो मुतासरा खातून है वो बेहतर बता सकती कि वाकया क्यों हुआ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या इशू था, या ये जो बंदा पुलिस ने मारा है, अब सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें गर्दिश कर रही है कि जी इनको पकड़ करके मारा है। अब सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो ताने में है, क्वेटा के एक ताने का हवाला दिया। जब अब होना ये चाहिए था कि इससे तहकीकात होती, क्या मुहरकात, और इस वाकये का पता चल जाता, ताकि जो तेजाब इस वक्त, देखिए हुकूमत ने बड़े अपने लिए बड़े मसले पैदा कर दिए। अब यंग डॉक्टर्स जो है, चूंकि यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के पहले से मामला ठीक नहीं चल रहे, सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो गया। अब यंग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी वो मारा, तेजाब क्यों डाला गया और मारा क्यों? ठीक है, ये एक मुतालबा। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें बताया वहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, और उससे बढ़कर भी ये कि इस वाक़े की वजूहात क्या हैं वो सामने नहीं आई। जब जो तेज़ाब फेंकने वाला शख्स है वो पुलिस के हाथों मारा गया, पुलिस ने कहा कि ये उन्होंने हमला किया था और उसके नतीजे में वो मारे गए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि पता तो चले ये वाक़या पेश क्यों है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या था। अब वो इस वक्त जो हैं वो कराची में ज़ेर इलाज हैं, जो खातून हैं, लेडी डॉक्टर हैं जो, और इस तरह के वाक़यात जो हैं इसको हुकूमत को इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश ना आएँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।